जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आप आज एक ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं जो पूरे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को कवर करती है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रश्न करवाऊं और उन प्रश्नों से संबंधित जो कुछ भी आपको बताऊं, अगर आप वो तैयार कर लेते हैं साथियों, तो मैं कह सकता हूं कि आधा पेपर साथियों इसी क्लास से आपका रियल एग्जाम में साथियों देखने को आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के वो कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए यहां पर आज की इस वीडियो में लाया हूं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, और हिंदी और सामान्य ज्ञान के वो क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं जो एग्जामिनर के अभी मस्तिष्क में है। और दो बार देखेंगे इन प्रश्नों को। एक तो अभी आप देख रहे हैं पहली बार, और इसके बाद साथियों फिर आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर क्लास में साथियों एंट्री आपने कर ही दी है तो बहुत ध्यानपूर्वक आप इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि यह क्लास नहीं एक वरदान आप सभी के लिए है जो आपको एग्जाम से पहले दिया जा रहा है। और एग्जाम की अगर बात करें वो तो आपका क्रैक हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हरियाली की अगर बात करें तो ये कैसी संज्ञा है, बताइए। तो कैसी संज्ञा है साथियों? देखिए, हरियाली की अगर बात करें तो हरियाली में एक भाव आपको दिख रहा होगा, एक भाव आपको महसूस हो रहा होगा। तो हरियाली की बात करें, इसमें साथियों आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके अलावा बहुत पूछा जाता है कि मित्रता में कैसी संज्ञा है, तो भाववाचक है। दुश्मनी की अगर बात करें कैसी संज्ञा है साथियों, भाववाचक है। चलिए, उसके अलावा खुशहाली भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हरियाली है, खुशहाली है, सभी में साथियों भाववाचक संज्ञा है। अब उसके बाद देखिए कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये किस प्रकार का वाक्य है। देखिए, इस टाइप के बहुत सारे वाक्य बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि सोहन ने कहा रमेश बुरा है, मतलब कुल मिला के एग्जामिनर का मकसद है कि वाक्यों के बीच की अगर बात करें यहां पर शब्द दे दे। तो कभी भी आप इस टाइप का वाक्य देखो कि रमेश ने कहा कि सुरेश पागल है, मतलब ऐसे करके कुछ भी कहा, रमेश ने कहा कि मोहन खाना नहीं खा रहा है, कुल मिला के अगर के वाक्य आ जाए ना, के शब्द आ जाए, तो वो वाक्य हमेशा कैसा वाक्य होगा? हमेशा साथियों मिश्र वाक्य होगा। अब यहां पर एग्जामिनर के भी दे रख सकता है, उसके अलावा क्यों के भी दे सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, के आपको मिल जाए तब भी वो मिश्र वाक्य होगा, अगर क्यों के आपको मिल जाए तब भी वो मिश्र वाक्य होगा। लेकिन अगर साथियों दो वाक्यों के बीच में और आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, एवं आ जाए, तो वो आपका कैसा वाक्य होगा? एक संयुक्त वाक्य होगा। और अगर ना तो के आ रहा है, ना क्योंकि आ रहा है, ना और किंतु परंतु लेकिन आ रहा है, तो एक सिंपल सा वाक्य लिखा होगा, वो आपका सरल वाक्य होगा। तो जितना मैंने आपको बताया है उतनी बात साथियों आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अधिष्ठाता में उपसर्ग क्या है। देखिए, यहां पर मैं आपको बात बताऊं, अभी कुछ महीने पहले की बात है, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए हमने जो रणनीति साथियों रची थी ना, बहुत कामयाब हुई। आज हजारों की तादाद में साथियों बच्चा तैनात है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं उसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है। तो अब साथियों जो रणनीति रची गई थी, ठीक उसी के अकॉर्डिंग एक महारणनीति आप सभी के लिए रची जा रही है कि कम से कम जिस राज्य का मैं निवासी हूं उस राज्य में रोजगार मैं आपके लिए दे सकूं। यानी कि बेरोजगारी की अगर बात करें तो बहुत है, और अगर मेरे से साथियों कुछ हजारों लड़की भी, मेरी मदद से कुछ हजारों लड़की भी अगर तैनात हो गए एक वर्दी पा के रूप में साथियों, तो मेरा एक तरीके से सौभाग्य होगा ये मेरा। चलिए, तो मेहनत मैं कराने के लिए आपको बिल्कुल सीरियस हूं, बस आपको मेहनत करना है एग्जाम तक, और वर्दी आपके साथियों बदन पर होगी। तो जो भी आपको टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से कंटेंट दिया जाए वो एकदम साथियों 100% विश्वसनीय होता है, और आप सभी लोग उसको देखा करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करा करिए। बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं, बहुत कम पढ़ाऊंगा, और उसमें से ही साथियों मैं आपके एग्जाम में एक तरीके से 90% क्वेश्चंस फंसाकर दिखाऊंगा। खैर, अधिष्ठाता की अगर बात करें तो उपसर्ग इसमें क्या है? देखिए, अधिष्ठाता की अगर बात करें तो अधि इसमें साथियों उपसर्ग है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चने की अगर बात करें, चने का तत्सम क्या होता है? तो चने का साथियों तत्सम क्या होता है? चड़क होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। मौके की तलाश में रहना, ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों कि टस से मस ना होना,
टोह में रहना, प्राण पखेरु उड़ जाना या पानी उतारना। देखिए मौके की तलाश में कह सकते हैं टोह में रहना, यानी वो तो साथियों मौके की तलाश में है, जब उसको मौका मिलेगा तो ये समझ लीजिए वो अपना काम कर देगा। तो आंसर जिनका भी यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है बताइए। साथियों अभी आपका जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, एक तरीके से एक एक क्वेश्चन साथियों क्लासेस से ही आपका आया था। एक एक क्वेश्चन, एक सिंगल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता क्वेश्चंस के जो आपका क्लास में पढ़ाया गया हो और वो ना आया गया हो। ठीक है, मुझे तो पेपर देखकर ऐसे ही लगा कि जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से ही आपका एग्जाम में आया था। और मैथ भी बहुत अच्छी आई थी, जो भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए वही कॉन्सेप्ट, बस डिजिट थोड़े बहुत क्वेश्चन के डिजिट अलग थे। और रीजनिंग की तो पूछो मत साथियों सब। लेकिन सामान्य ज्ञान की मैं आपसे नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य ज्ञान में इतना स्कोर मैं आपको करवा दूंगा कि 25 प्लस के आसपास आपका आराम से आ जाए। चलिए, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में सिलेक्शन जो होता है ना वो साथियों मैथ, रीजनिंग और हिंदी की वजह से ही होता है, और यूपी जी के साथियों। चलिए, तो पुष्प का साथियों पर्यायवाची क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से प्रसून एक ऐसा शब्द है जो साथियों पुष्प का पर्यायवाची है। इनमें से शुद्ध वाक्य की अगर बात करें, शुद्ध वाक्य साथियों इनमें से कौन सा है? तो सीता की चरित्र अच्छा, ये थोड़ी ना होना चाहिए। सीता का चरित्र अच्छा है ऐसा होना चाहिए था। सीता का चरित्र अच्छी है तो यहां पर अच्छी आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। सीता का चरित्र अच्छा, ये साथियों बिल्कुल सही वाक्य लग रहा है। सही वाक्य लग रहा है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, पलंगड़ी में प्रत्यय आपको बताना है। बताइए, देखिए यहां पर एक सार्थक शब्द निकल रहा है, क्या? पलंग। यहां पर एक सार्थक शब्द निकल रहा है पलंग। तो इसमें अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय क्या हो जाएगा साथियों? एक तरीके से डी हो जाएगा। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जा सकता है? उसको साथियों क्या कहा जा सकता है? कुलीन कहा जा सकता है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए तद्भव शब्द की अगर बात करें ना तो ये आपका तत्सम शब्द है। ये भी एक तरीके से तत्सम शब्द है और ये भी तत्सम शब्द है, लेकिन जो पंछी है ना ये आपका क्या हो जाएगा? एक तद्भव शब्द हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। आगे की अगर बात करें साथियों, जो आगे का मतलब क्या होता है एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, या जिसे जाना ना जा सके, या जिसे रोका ना जा सके। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, जिसे जाना ना जा सके उसको कहा जा सकता है आगे। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहां पर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए खाली जगह आपको साथियों भरना है कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, या संगठन स्वयं में बड़ा काम है, प्रायोजन स्वयं में बड़ा काम है, या आरक्षण स्वयं में बड़ा काम है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। आंसर यहां पर जो आना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ आना चाहिए। चलिए साथियों, देखिए हिंदी की अगर बात करें, हिंदी में मैं आपको इतना निपुणता दे दूंगा, इतनी निपुण आपको बना दूंगा हिंदी विषय में कि एग्जामिनर का माइंड जहां भी पहुंच जाए। क्योंकि देखिए री एग्जाम अब होने को है और री एग्जाम को वो बनाएगा, थोड़ा सा पेपर वो कठिन डालेगा। तो कुल मिला के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर का जहां जहां माइंड जा सकता है वहां वहां से मैं साथियों क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। बस आपको बने रहना है, आपको तैयारी तगड़ी करना होगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वर्दी आपके साथियों बदन पर हमेशा के लिए रहने वाली है। कुटज निबंध के रचयिता कौन है? बहुत पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटज निबंध के रचयिता हैं। गुणों के विपरीत व्यवहार करना, इसकी अगर बात करें श्लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? आग लगने पर कुआं खोदना, या आंख के अंधे नाम नयन मुख। बिल्कुल साथियों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि गुणों के विपरीत व्यवहार करना मतलब आंख के अंधे हैं लेकिन नाम उनका नयन मुख है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द देशज है? यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, जो लोटा शब्द है ना ये आपका देशज शब्द है। आंसर इसलिए आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। एक तद्भव शब्द आपकी स्क्रीन पर है चबूतरा। चबूतरे की अगर बात करें इसका तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए। चरवतर होगा, या चरबुतरा होगा, चाबूतरा होगा, या चतवाल होगा? तो क्या होगा साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। चतवाल कहते हैं, और कल को आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चतवाल कैसा शब्द है? तो ये एक तत्सम शब्द है। पूछा जाए चबूतरा कैसा शब्द है? तो ये एक तद्भव शब्द है। दोनों ही बातें आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों, पाश्चात्य का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पौर्वात्य होता है। क्या होता है साथियों? पाश्चात्य का विलोम क्या होता है? पौर्वात्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए।
दिवस की अगर बात करें तो दिवस का विलोम क्या होता है? देखिए दिवस का मतलब होता है दिन, और दिन का विलोम क्या होता है? रात होता है। तो इसमें से एक ऐसा शब्द आपको निकालना है जिसका मतलब रात होता है। तो विभावरी का मतलब साथियों रात होता है। तो इस प्रकार से अगर बात करें दिवस का विलोम क्या हो जाएगा? विभावरी हो जाएगा। इसलिए आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु कहा जाता है। बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द आपकी स्क्रीन पर साथियों दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द को आप बहुत बार लिख चुके हो, आप कौन से शब्द को इनमें से कई बार लिखा हुआ पढ़ चुके हो, बताइए। तो आपने साथियों देखा होगा निर्लिप्त कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। शशांक का पर्यायवाची अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा शशांक किसका पर्यायवाची है। शशांक की अगर बात करें तो शशांक साथियों चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। क्या शशांक की अगर बात करें तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। कभी को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची है, तो शशांक ऑप्शन में हो सकता है। उसके बाद देखिए साथियों कि विनय पत्रिका नाम का एक ग्रंथ है, इसकी रचना साथियों किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विनय पत्रिका नाम के ग्रंथ की रचना की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? तो अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जी के कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन से नाटक है, तो आप सभी लोग को मालूम होगा कि ध्रुव स्वामिनी इनकी रचना है, स्कंदगुप्त भी इनकी रचना है, और जान विजय का नागयज्ञ भी इनकी रचना है। लेकिन सिंदूर की होली साथियों आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि इनकी यह रचना है, इनका यह नाटक है। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि इसमें से कौन से शब्द में? देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि अगर कभी भी आपको देखना हो कि इस शब्द में वृद्धि स्वर संधि है या नहीं है, तो साथियों वहां पर इस प्रकार की मात्राएं अगर कहीं पर भी लगी हुई हैं कुल मिला के किसी भी शब्द में, तो उसमें आपकी वृद्धि स्वर संधि ही होगी। और ऐसी मात्राएं आपको कौन से शब्द में दिख रही हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रही, यानी कि महोषध शब्द में साथियों 2 मात्राएं आपको दिख रही हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निर्मल शब्द का विलोम अगर बात करें साथियों क्या होता है, तो निर्मल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सदाशय की अगर बात करें साथियों इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसकी अगर बात करें देखिए 2 शब्द निकल कर आएंगे, एक तो सत निकल कर आ जाएगा और एक आशय निकल कर आ जाएगा। और ध्यान रखिए सत खाली सत नहीं होगा, ताकि नीचे हलंत भी होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। ये एक वाक्य के आधार पर आधा वाक्य आपको बताना है कैसा। देखिए किसी भी वाक्य में कैसा भी वाक्य हो जाए, कभी भी किसी भी वाक्य में नहीं शब्द आ जाए ना, तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये बचपन में आपने इंग्लिश विषय में पढ़ा होगा। लेकिन अगर साथियों हिंदी में आपसे पूछा जाए तो नेगेटिव सेंटेंस बोले तो साथियों निषेधात्मक वाक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो निषेधवाचक आपका राइट आंसर हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए। कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का उपयोग कीजिए, यानी कि सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना। तो सभी अंग सामने आने पर स्पष्ट हो जाना, इसको कह सकते हैं साथियों हस्तामलक। क्या कहा जा सकता है? हस्तामलक कहा जा सकता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए योगऋण शब्द साथियों क्या होता है? देखिए योग एक शब्द में आपको हर बार बताता हूं कि यौगिक शब्द क्या होते हैं और ऋण शब्द क्या होते हैं। तो यौगिक शब्द वो होते हैं जिसकी संधि विच्छेद हो जाती है। ऋण शब्द वो होते हैं जिसकी संधि विच्छेद नहीं होती। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कबूतर, कबूतर कैसा शब्द है? तो आप कहोगे ऋण शब्द है। क्यों? क्योंकि इसकी संधि विच्छेद नहीं होगी। अगर जबरदस्ती कर भी लोगे तो जो 2 शब्द अलग अलग निकलेंगे ना, उनके कोई सार्थक शब्द नहीं होंगे। घोड़ा शब्द है, इसकी संधि विच्छेद नहीं होगी। तो अगर ऐसा नाम आपके सामने आ जाता है तो जिसकी संधि विच्छेद ना हो तो वो आपके ऋण शब्द हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द आता है जिसकी संधि विच्छेद हो जाती है, जैसे कि विद्यालय है, ऐसे टाइप का कुछ बहुत
बहुत सारे शब्द हैं जिनकी संधि विच्छेद हो जाती है, वो आपके यौगिक शब्द कहलाए जाते हैं। लेकिन अगर साथियों एक ऐसा शब्द आता है जो बहुब्रीहि टाइप का है, वहां पर साथियों कौन सा शब्द कहलाया जाता है, वो आपका योगरूढ़ शब्द कहलाया जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कुटुंब की अगर बात करें, कुटुंब का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए कुटुंब एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप आपसे अगर पूछा जाए तो कुटुंब आपको बताना है। क्या कुटुंब आपको बताना है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, अभावग्रस्त कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, दीनहीन कहेंगे या महादीन कहेंगे। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, अकिंचन कहा जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है। उसके बाद देखिए लड़ाकू की अगर बात करें तो प्रत्यय साथियों इसमें क्या होगा बताइए। देखिए एक शब्द यहां पर निकल आएगा लड़, लड़ एक सार्थक शब्द है और इसका प्रत्यय क्या निकल कर आएगा, आकू निकल कर आएगा। तो इसलिए आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि पितृ अनुमति का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा। तो पितृ अनुमति की संधि विच्छेद की साथियों जब हम बात करते हैं तो पितृ आ जाएगा प्लस आपका अनुमति आ जाएगा, जैसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल सही संधि विच्छेद हो जाएगा पितृ अनुमति का। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। बताइए बताइए पुल्लिंग शब्द की। देखिए जब हम बात करें ना यहां पर तो आय आपका पुल्लिंग शब्द है, वे आपका पुल्लिंग शब्द है, या नहर है या लहर है। बताइए आय कैसी है, ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। वह कैसा है यानी कि खर्च की अगर बात करें वह कैसा है तो ये आपका कुल मिलाकर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। और नहर कैसी है, लहर कैसी है, ये भी आपका एक तरीके से स्त्रीलिंग ही शब्द है। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से सामान्य भूतकाल वाला वाक्य साथियों कौन सा है बताइए। यानी कि पास्ट वाला वाक्य आपको कौन सा लग रहा है। देखिए राम दौड़ा दौड़ेगा, ये तो भविष्य वाला वाक्य हो जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। राम दौड़ रहा है, ये साथियों ये भी आपका एक तरीके से पास्ट यानी कि भूतकाल वाला वाक्य नहीं हो सकता। अगर बात करें राम दौड़ता है, यह भी वर्तमान काल वाला वाक्य है, लेकिन राम दौड़ा इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सामान्य भूतकाल का वाक्य है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगर किसी भी प्रश्न का जवाब अगर आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले दो उन ऑप्शन को कट कर दीजिए जो इसका आंसर हो ही नहीं सकते। फिर जब दो ऑप्शन आप कट कर दोगे अब आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे जिसमें से सही उत्तर होगा, फिर उसमें से भी एक को कट करो। अब संभावना देखिए किसकी ज्यादा है उत्तर होने की। अब यहां पर आप अगर कंफ्यूज होते ना तो इसको होते या इसको होते कंफ्यूज, लेकिन बचपन में आपने पढ़ा होगा ता है ती है ते है, तो ये साथियों कौन से होते हैं, ये साथियों वर्तमान काल वाले एक तरीके से वाक्य होते हैं। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने बचपन में इसको पढ़ रखा होगा, तो वो भी कट हो जाएगा। बचेगा क्या, आंसर आपका सी बचेगा, तो वही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, ये एक लोकोक्ति है और इसका मतलब आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल यानी कि दान के लिए सुपात्र ना होना, नहीं। गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, नहीं। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, नहीं। अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ये इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, अब आपसे यह पूछा जा रहा है साथियों। बताइए कि उस भवन से लघुत्तम है, उस भवन से लघु उत्तम है, यह उस भवन से लघुत्तर है, या यह उस भवन से, यहां पर तो गायब ही हो गया कुल मिला के। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए होना चाहिए था मेरे हिसाब से कि यह उस भवन से लघुत्तर है, लघुत्तर आना चाहिए था, लघुत्तम नहीं आना चाहिए था, लघु उत्तम भी नहीं आना चाहिए था। तो यह उस भवन से लघुत्तर है, यह आपका सही वाक्य होता। खैर अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने हिंदी के क्वेश्चंस देखे, 37 क्वेश्चन साथियों हिंदी के देखे, और अब हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 75 क्वेश्चन तक साथियों देखेंगे हम लोग सामान्य ज्ञान के। उसके बाद मैथ और रीजनिंग की तरफ हम लोग चलेंगे। मैंने आपसे साथियों वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं और उनसे संबंधित जानकारी आपको दूं वो आपको ध्यान रखना है। तो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं और इनसे संबंधित जो जानकारी आपको दे रहा हूं
वो आपको साथियों नोट करना है या अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करना है। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन साथियों सामान्य ज्ञान का है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के कार्यकाल में हुई। सबसे पहली अगर बात करें, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता भारत की यात्रा पर साथियों कब आया, तो 1333 में यह भारत की यात्रा पर आया। ठीक है, उस समय साथियों किसका शासनकाल चल रहा था, तो उस समय तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। तो क्वेश्चन आपसे ये बन गया कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के कार्यकाल में हुई, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुई। ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब अगर बात करें आंसर जिनका भी यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कहा गया है कि टोडा एक जनजाति, बिल्कुल एक जनजाति जो निवास करती, ये कहां पर साथियों निवास करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे साथियों ये पूछा जाता है कि ये किस राज्य में निवास करती है टोडा जनजाति, तो आप बताते साथियों ये तमिलनाडु में निवास करती है। ये जनजाति कहां किस राज्य में निवास करती है, तो तमिलनाडु में निवास करती है। और अगर तमिलनाडु ना दे रखा हो साथियों, पहाड़ियां दे रखी हो, तो आपको बताना है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है, तमिलनाडु में ही है। तो टोडा जनजाति साथियों कहां निवास करती है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा चीन। आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी। तो इनडायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है कि सड़क ए आजम का निर्माण साथियों किसने करवाया था, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए अगर बात करें आपसे, पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं। सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ग्रैंड ट्रक, क्या साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण एक तरीके से किसने करवाया था, अगर आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, तो किसने करवाया था। क्योंकि सड़क आजम सड़क को ही क्या कहा जाता है, ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है एक तरीके से। तो ये किसने बनवाई थी, इसका निर्माण किसने करवाया था या इसका मरम्मत किसने करवाई थी, तो शेरशाह सूरी ने करवाई थी। एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सड़क आजम को प्राचीन काल में क्या, इसको दूसरे नाम से जाना जाता था, प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, इसको उत्तरापथ कहा जाता था। उत्तरापथ इसको कहा जाता था। यह बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, या ये एक नमक है। देखिए इंसुलिन एक प्रकार का साथियों हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। शरीर में जब साथियों इसकी कमी हो जाती है ना इंसुलिन की, तो होता क्या, हमारी बॉडी में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, तो कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज डिसीज हो जाती है एक तरीके से। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दिल्ली में क्या लिखा हुआ है साथियों, दिल्ली में घुराना किला, घुराना किला यहां पर नहीं होना चाहिए, पुराना किला होना चाहिए। यहां पर मैं लिख देता हूं साथियों, दिल्ली की बात है। दिल्ली में जो पुराना किला है, इसके भवनों का निर्माण साथियों किसने करवाया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने साथियों दिल्ली में जो पुराना किला है इसका निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया। क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों शेर मंडल का निर्माण किसने करवाया, तब भी आपको बताना है शेरशाह सूरी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको साथियों बताने। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको दिवस बता रहा हूं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि आपको ध्यान रखना है साथियों क्या, लुईस ब्रेल दिवस। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, और यह बहुत पूछा जाता है कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो लुईस ब्रेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे 10 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। क्या 10 जनवरी को साथियों 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, एक तो मनाया जाता है साथियों विश्व हास्य दिवस। आपसे एग्जाम में अगर पूछे विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 10 जनवरी बताना है। और एक आपको ध्यान रखना है साथियों क्या, कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस भी साथियों 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। यानी कि लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है और विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए
अब यहां पर अगर बात करें, एक और आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, क्या 9 जनवरी को ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। क्या आपसे पूछा जाएगा कि आपसे ये पूछा जाएगा साथियों, ये बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। साथियों 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। 25 जनवरी की जब हम बात करते हैं तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के जितने भी जनवरी के इंपॉर्टेंट दिवस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब मैंने आपको बतला दिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर जब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों, सुचित्रा कृपलानी जी थी। या आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और सुचित्रा कृपलानी की जब हम बात करते हैं तो ये संविधान सभा का जब गठन हुआ था ना, तो संविधान सभा की ये सदस्य भी थी। उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये शामिल हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप सभी लोग जो है ना वो याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर स्थित है, ये साथियों इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड के क्यों में स्थित है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। साथियों यहां पर लखनऊ की बात चल रही है और लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया। क्या होगा साथियों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे एडन नहर, यहां पर राइट आंसर आपका जो होगा वो एडन नहर में से, ठीक है, मतलब निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया। तो एडन नहर को साथियों दामोदर नदी से निकाला गया। यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना रहा, यह आपको साथियों बताना है। और यह आपसे यहां पर कुल मिलाकर पूछा जा रहा है साथियों। क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो 17.7 वृद्धि रही थी, दशकीय वृद्धि कितनी रही थी, 17.70 ये दशकीय वृद्धि साथियों रही थी 2001 से लेकर 2011 की। तो ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है। इस योजना का नाम है साथियों विरासत योजना। और विरासत योजना की अगर बात करें तो क्यों शुरू की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, ये आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में साथियों ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था साथियों, 1651 में किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 52वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, जो संविधान की प्रस्तावना है ना, संविधान की प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए मोहिनी अट्टम, मुख्य रूप से अगर बात करें मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ना, ये कहां पर किया जाता है। तो कहां पर किया जाता है साथियों, देखिए जब हम बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और कर्नाटक का एक लोक नृत्य आप लोग ध्यान रखेंगे यक्षगान, ये भी बहुत पूछा जाता है। और जब मोहिनी अट्टम के बारे में आपसे पूछा जाए तो केरल आपको साथियों बताना है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहां पर ए बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक साथियों आपसे योजना पूछी जाती है वन स्कूल, क्या पूछा जाएगा साथियों कि वन स्कूल वन आईएएस, वन स्कूल वन आईएएस योजना साथियों कहां शुरू की गई थी। तो कहां शुरू की गई थी, केरल में ही साथियों शुरू की गई थी। यह पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम यानी कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, नॉर्मल जो टेम्परेचर है कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब पूछा जा रहा है कि अगर डिग्री सेल्सियस में इसको
कहा जाए तो कैसे कहेंगे? तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे 36.89 डिग्री सेल्सियस इसको कहते हैं। फ़ारेनहाइट से अगर कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में तो इतना आएगा। अगर डॉक्टर फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो इतना बोलेगा नॉर्मल टेम्परेचर, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में बोलेगा तो इतना बोलेगा नॉर्मल टेम्परेचर, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों, यहां पर दर्रे लिखा होगा, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है बताइए। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है साथियों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो आपका आंसर जो जाएगा ना वो जोजिला दर्रा के साथ जाएगा। अब आपसे कुछ दर्रे भी साथियों एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पूछा आपसे जाएगा कि काराकोरम दर्रा कहां पर है। क्या आपसे अगर पूछ लिया जाए साथियों कि काराकोरम दर्रा ये कहां पर है साथियों, तो क्या आपको बताना है? आपको बताना है साथियों जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों पीर पंजाल की अगर बात करें या बुर्जिल दर्रे की बात करें तो ये कहां है, ये भी साथियों आपको ध्यान होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, ठीक है ना। और शिपकीले दर्रे की अगर बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में, शिपकीला दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण साथियों आपसे पूछी जा रही है, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, एक तरीके से ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिली जुली अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों बताइए। तो देखिए चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो ये किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। और चिपको आंदोलन का जो संबंध है ना साथियों वो किससे है, वो एक तरीके से पर्यावरण के संरक्षण से है। पर्यावरण के संरक्षण से है तो मैं कह सकता हूं पादप संरक्षण इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पादप संरक्षण आ जाए तो उत्तर लगा देना, पर्यावरणीय संरक्षण आ जाए तो उत्तर लगा देना। मुगल सम्राट ने इनमें से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो आप लोग ध्यान रखेंगे विलियम हॉकिंस की जब बात करें तो साथियों विलियम हॉकिंस को ही इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी मुगल सम्राट के द्वारा। इनमें से कौन सी झील साथियों विश्व की प्राचीनतम झील है और विश्व की गहरी झील है? तो किस झील की बात चल रही है? बैकाल झील की बात चल रही है। यह साथियों विश्व की प्राचीनतम झील भी है और विश्व की गहरी झील भी है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि साथियों लौटा दी थी या परित्याग कर दी थी बताइए। देखिए जो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसके ही विरोध में साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो थी वो लौटा दी थी। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है बताइए। तो क्या हो सकता है साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश आप सभी लोग करेंगे, बताइए। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है? बी आर मेहता जी को कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या को कितने प्रतिशत भारत में, यानी कि विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती थी आपसे पूछा जा रहा है। तो 17.5% इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये साथियों कैसा अधिकार है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। साथियों जिन लोगों ने भी चैनल पर, साथियों जो लोग नए हैं और चैनल को अभी तक उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए ये एक साथियों शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, यानी कि एक मूल अधिकार है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें ना, आपकी हुगली नदी जो है ना वो कोलकाता नदी के किनारे पर है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये कोलकाता का, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयागराज की अगर बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करें डिब्रूगढ़ आपका ये साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। लेकिन क्या आगरा की जब बात आती है ना, तो आगरा कहाँ है? आगरा साथियों उत्तर प्रदेश में, और आगरा ये यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये गोमती नदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा?
जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला अधिवेशन कब होता है, आप सभी लोग जानते हैं 1885 में, और तीसरा अधिवेशन कब हुआ था साथियों, 1887 में हुआ था। तो जो तीसरा अधिवेशन हुआ था ना साथियों 1887 में, और कहां पर हुआ था, तो जो मद्रास अधिवेशन हुआ था यानी कि मद्रास में, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और यही साथियों पहले ऐसे मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, बताइए। तो जो आपकी थारू जनजाति है ना साथियों, ये थारू जनजाति ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों थारू जनजाति, एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, जो लगभग 66% थारू जनजाति है ना, ये कहां पर निवास करती है, ये साथियों नेपाल में निवास करती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर, नेपाल में निवास करती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गारो जनजाति साथियों कहां पर है, तो गारो जनजाति कहां पर है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेघालय में साथियों गारो जनजाति है। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। और अगर भील जनजाति की हम बात करते हैं तो भील जनजाति कहां पर पाई जाती है साथियों, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो शेरशाह सूरी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की। क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए कबूलियत प्रथा की शुरुआत या पट्टा प्रथा की शुरुआत, क्या कबूलियत प्रथा की शुरुआत या पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की, तो शेरशाह सूरी नहीं की। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है, यानी कि चरकुला नृत्य एक तरीके से कहां पर किया जाता है, तो कहां पर किया जाता है साथियों, ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए दो होती है, एक तो लठमार होली होती है। आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए साथियों, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि लठमार होली कहां पर होती है, क्या लठमार होली अगर आपसे साथियों पूछी जाए तो आपको बताना है बरसाना में होती है। ठीक है ना, बरसाना में होती है। और बरसाना कहां पर है, बरसाना मथुरा में, यह भी मालूम होना चाहिए। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लठमार दिवाली नृत्य कहां पर होता है, क्या पूछा जाए, लठमार दिवाली नृत्य अगर आपसे साथियों पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, तो आपको साथियों क्या बताना है, तो आपको बुंदेलखंड बताना है। तो आपको क्या बताना है, तो आपको साथियों बुंदेलखंड बताना है। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत साथियों कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो 1951 में हुई थी साथियों। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नीली क्रांति का संबंध साथियों किससे है। देखिए नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब मछली के उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। और अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि इस नीली क्रांति के जनक कौन है, क्या अगर आपसे साथियों ये पूछ लिया जाए कि नीली क्रांति के जनक कौन है, तो दो लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो अरुण कृष्णन का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों, अरुण कृष्णन का साथियों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी नीली क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। और हीरालाल चौधरी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। किसका नाम ध्यान रखेंगे, हीरालाल चौधरी जी का साथियों, हीरालाल चौधरी जी का साथियों नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। तो इन दो व्यक्तियों की नाम बात करते हैं तो ये नीली क्रांति के जनक कहलाए जाते हैं। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से यानी कि मछली के उत्पादन से है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, बताइए। चलिए देखिए एक दो बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो आपको ध्यान रखना है। आपको साथियों दो नदियों के नाम ध्यान रखना है, नर्मदा नदी और एक और साथियों ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की हम बात करते हैं तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों, क्योंकि ये साथियों एस्चुअरी बनाती हैं। ये साथियों क्या बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। दो नदियों के नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब साथियों कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो अब अगर बात करें देखिए नर्मदा की, अभी मैंने आपको बताया नर्मदा के बारे में कि ये डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये एस्चुअरी बनाती है। तो बाकी साथी यमुना नदी भी डेल्टा बनाती है और गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर
ए के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है साथियों, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो साथियों सिस्मोग्राफ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अब आपसे साथियों ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों 403 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 403 में विभाजित किया गया, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 403 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो साथियों अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, असली लड़ाई अब आपकी साथियों यहां से शुरू हो चुकी है। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कथन क्या, कथन आपके सामने है साथियों और तर्क आपके सामने, आपको देखना है कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क साथियों मजबूत नहीं है, प्रबल है कौन सा अप्रबल है। देखिए कथन आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि क्या फिल्मों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यानी कि जो साथियों फिल्म आ रही हैं रिलीज हो रही हैं उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो एक तर्क कहता है कि हाँ भैया पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे सामाजिक नैतिक मूल्यों को नष्ट कर रही है। क्या ऐसा है साथियों, क्या ये समाज के नैतिक मूल्यों को नष्ट कर रही है? तो ये कहना बिल्कुल बहुत सही तरीके से उचित नहीं होगा। अगर एक आध फिल्में साथियों ऐसी दिक्कत कर रही हैं तो हम सारी फिल्मों पर तो प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो ये साथियों तर्क जो आपका होगा वो मजबूत नहीं होगा। तो ये कुल मिला के कैसा हो जाएगा, ये आपके इस पर कट लग जाएगा। दूसरी बात यहां पर कही गई है कि नहीं, फिल्मों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारे मनोरंजन का एकमात्र बढ़िया साधन है। तो यहां पर एकमात्र लग गया ना, तो इसका मतलब ये कहता है कि इसके अलावा कोई ऐसा साधन है ही नहीं जो जिससे हम मनोरंजन प्राप्त करें। ऐसा थोड़ी ना साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, खेल हम कोई खेल सकते हैं वो भी मनोरंजन है। तो कुल मिला के इस एकमात्र आने की वजह से ये भी आपका कट हो जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है कि तर्क एक भी कमजोर है और दूसरा भी कमजोर है, ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर सी में आपको लग रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि वेन आरेख चुनिए जो शिक्षित लोगों, क्या शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये अध्यापक हो जाएंगे। अब जितने भी अध्यापक हैं वो सब के सब शिक्षित लोग ही तो होंगे। तो साथियों एक तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, जितने भी अध्यापक होंगे सब शिक्षित लोग, क्योंकि कोई अनपढ़ इंसान थोड़ी ना अध्यापक बन सकता है। अब यहां पर एक और बन जाएगा साथियों, ये आपका जो बेरोजगार लोगों का है, बेरोजगार लोग। अब यहां पर अगर बात करें इतने जो शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार भी हैं और इतने साथियों क्या हो जाएंगे, ये आपके बेरोजगार लोग हो जाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग भी साथियों बेरोजगार अभी घूमते हैं। तो कुल मिला के इस टाइप का साथियों आप लोग कहां आरेख बना हुआ देख रहे हैं, ऐसा तो आपको ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा होगा। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए अगर बात करते हैं कि यदि कूट भाषा में DELHI को क्या लिखा जाता है, 73541 लिखा जाता है और CALCUTTA को क्या लिखा जाता है, 8258966 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में CALICUT को क्या लिखा जाएगा। तो जब कभी भी साथियों ऐसे बहुत सारे लेटर आपके सामने हो और उनका कोड लिखा हो तो इसका मतलब यह होता है कि D का कोड 7 है, उसी प्रकार E का कोड 3 है, ऐसे ही साथियों C का कोड 8 है, मतलब ऐसे ही कोड सब कुछ है। तो यहां पर C लिखा हुआ है, C कहां पर है, C तो भैया एक तो यहां पर है, तो C का कोड क्या है 8 है, तो 8 आ जाएगा। A का कोड क्या है, A का कोड यहां पर आप देख सकते हैं 2 है, तो यहां पर 2 आ जाएगा। अब देखिए 82 कहां पर लिखा हुआ है, 82 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आगे आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, अगर चेक करना चाहते हो तो एक अंत वाला चेक कर लीजिए, T लिखा है ना, और T का कोड क्या है साथियों 6 है, तो क्या अंत में साथियों 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 आ रहा है। तो अब तो पक्का हो गया कि यही आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए
कथन साथियों आपके सामने लिखा हुआ है, कथन आपके सामने लिखा हुआ है कि नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में उनके व्यक्तित्व गुणों का मापन होना चाहिए। यानी कि जब नौकरियां दी जाती हैं तो फिर अभ्यर्थियों को जो सेलेक्ट किया जाता है उसमें उनका साक्षात्कार होता है। तो उस साक्षात्कार में क्या उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व गुणों का मापन होना चाहिए, क्या उनको परखा जाना चाहिए, उनको देखा जाना चाहिए व्यक्तित्व गुणों को। तो कहता है साथियों कि कार्य का निष्पादन व्यक्तित्व गुणों पर निर्भर करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। हम किसी नौकरी में कोई इंसान जा रहा है तो वो कैसा कार्य करेगा ये उसके व्यक्तित्व गुणों पर निर्भर करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है साथियों। पहला पहला वाला आपका अवधारणा। दूसरे वाले की जब हम साथियों बात करते हैं, ठीक है ना, दूसरे वाले की अगर बात करें कि व्यक्तित्व गुणों को साक्षात्कार के द्वारा मापा जा सकता है। अरे भाई तभी तो साक्षात्कार लिया जा रहा है व्यक्तित्व गुणों को मापने के लिए, कहा भी यही जा रहा है। तो व्यक्तित्व गुणों को साक्षात्कार के द्वारा मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है और मापा जा रहा है यहां पर, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तो अगर बात करें साथियों पहली वाली अवधारणा और दूसरी वाली अवधारणा बिल्कुल सही, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अभी तक अगर आपने चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को साथियों आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी तुरंत लाइक कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि कथन आपसे कुछ कहता है कि कुछ अभिनेता गायक हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये आपके अभिनेता हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि साथियों कुछ अभिनेता, मान लेते इतने अभिनेता क्या हो जाएंगे, इतने अभिनेता साथियों गायक हो जाएंगे। इतने अभिनेता गायक हो जाएंगे। सभी गायक यानी कि ये सारे सभी गायक साथियों क्या हैं, सभी गायक एक तरीके से नर्तक हैं। तो सभी गायक हमने क्या बना लिए, नर्तक बना लिए। अब निष्कर्ष पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है कि कुछ अभिनेता नर्तक हैं। ये अभिनेता बिल्कुल साथियों, इतने अभिनेता जो है वो नर्तक हैं, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। कोई गायक अभिनेता नहीं है, यहां पर नहीं आ गया है। आप देख पा रहे हैं कि कथन ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन निष्कर्ष नेगेटिव आ जाए तो उसको कट कर दिया जाता है। तो कहा जा सकता है केवल निष्कर्ष एक ठीक है, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। यहां पर लिखा हुआ है कि नीचे दी गई श्रेणी में एक ऐसी कितनी विषम संख्याएं होंगी, यानी कि इसमें कितनी विषम संख्याएं होंगी जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई हैं। यानी कि शर्त यह है कि दो एक साथ विषम संख्याएं आना चाहिए, और ऐसा कितनी बार हुआ है ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। यहां पर अगर बात करें ना, क्या कहा गया है, एक विषम संख्या के बाद दूसरी विषम संख्या, तो यहां पर तो साथियों एक हो गया। अब उसके बाद विषम संख्या देखिए, एक आपकी ये विषम संख्या हो गई और यहां पर एक ये विषम संख्या आ गई ना, ठीक है, तो ये तो एक हो जाएगा। और अच्छा उसके बाद भी विषम संख्या, तो ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा। उसके बाद क्या कोई विषम संख्या ऐसी, ये विषम संख्या लेकिन इसके बाद सम संख्या, इसलिए नहीं हो सकता। ये विषम संख्या लेकिन उसके बाद साथियों क्या है, सम संख्या, ये भी नहीं हो सकता। विषम संख्या सम संख्या, ये भी नहीं हो सकता। शर्त ये है विषम संख्या आए और उसके तत्काल बाद भी साथियों विषम संख्या ही आए। तो कोई नहीं, तो कुल मिला के साथियों तीन ऐसी संख्याएं हमें मिल रही हैं, तीन ऐसी संख्याएं मिल रही जिनके पहले विषम संख्या है, या कह सकते हैं बाद में विषम संख्या है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है और गोविंद का घर कृष्ण के घर के पूर्व में स्थित है, तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में होगा। साथियों रीजनिंग का वो हर एक टाइप का क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम में साथियों पूछा जाता है। यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका साथियों ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आप जिसको छोड़कर आओ, ठीक है ना। तो सबसे पहली यहां पर जो बेसिक जानकारी बनती है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको इसका बता देता हूं साथियों कि मान लीजिए यहां पर आप बैठे एग्जाम हॉल में, आपको नहीं पता है कि आपके उत्तर की दिशा किधर है, दक्षिण की दिशा किधर है, तो आपको हमेशा इसका सहारा लेना है कि आपके ऊपर हमेशा उत्तर की दिशा होगी, आपके सीधे हाथ की तरफ पूर्व की दिशा होगी, और इधर साथियों पश्चिम की दिशा होगी, और आपके नीचे हमेशा साथियों दक्षिण की दिशा होगी। अब अगर आपसे कहे कि पूरब उत्तर किधर है, तो पूरब उत्तर इधर जाना है। अगर आपसे कहे कि 5 किलोमीटर चलिए दक्षिण पूरब की तरफ, तो आपको इधर चलना है, क्योंकि दक्षिण ये हो गया, पूरब ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ गए होंगे साथियों। चलिए
अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आपका सीधा हाथ जो होता है ना साथियों, सीधा हाथ, यही क्या कहलाया जाता है, यही आपका दायां कहलाया जाता है। अगर आपसे कहे दाएं मुड़ो तो आपको सीधे हाथ पे मुड़ना है। अगर आपका जो उल्टा हाथ होता है ना, ये क्या कहलाया जाता है, ये आपका बायां हाथ कहलाया जाता है। ये पॉइंट कुछ लोगों को नहीं मालूम होते ना, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में है, तो राम का घर, मान लीजिए साथियों, हमने ये मान लिया ये राम का घर हो गया। राम का घर जो है ना, ये कृष्ण के घर के दक्षिण में है, तो कृष्ण का घर साथियों ये होगा। कृष्ण का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में ही तो साथियों ये है। अरे भाई, कृष्ण का घर ये हो गया और कृष्ण के घर के दक्षिण में है, यानी कि राम का घर ये हो गया। उसके बाद कहा गया है कि और गोविंद का घर कृष्ण के घर के पूरब में, कृष्ण का पूरब क्या होगा, ये होगा। तो इधर किसका घर हो जाएगा, इधर गोविंद का घर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि तो राम का घर गोविंद के घर से किस दिशा में है, राम का घर को गोविंद के घर से किस दिशा में, यानी कि ये दिशा साथियों कौन सी है बताइए। मान लेते हैं साथियों, ये आपकी हो जाती है क्या, ये आपकी दक्षिण हो जाती है और ये आपकी क्या हो जाती है, पूर्व हो जाती है। तो जब कोई इधर जाएगा तो वो कौन सी दिशा कहलाएगी, दक्षिण और पश्चिम ही तो कहलाएगी। तो दक्षिण पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को आपको चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बताइए। देखिए, स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें, क्या बनाया जा सकता है, STRO, एस कहां पर, एस हो गया, टी हो गया, उसके बाद साथियों आर हो गया, ओ हो गया, NG भी है, N भी है और G भी है। तो पहला वाला तो बनाया जा सकता है। बी वाले की अगर बात करें, ऑरेंज वाले की अगर बात करें, ORAN, ओ आर ये हो गया, AN ये हो गया और GE कहाँ है साथियों, जी ये हो गया। ई कहाँ पर है, ई साथियों नहीं है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, डी है, एच है, एल है, पी है, टी है, एक्स है। उसके बाद यहां पर कौन सा लेटर आएगा साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा लेटर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, वो भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। तो यहां पर मैंने साथियों सिंपल क्वेश्चंस भी लिए हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी लिए हैं और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी लिए हैं। जैसा आपका एग्जाम आता है, जैसा आपका पेपर आता है, वैसा ही साथियों मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखिएगा कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पा रहे हो। देखिए, डी की जो पोजीशन होती है वो 4 पर होती है, एच की 8 पर होती है, एल की 12 पर होती है, पी की 16 पर होती है, टी की 20 पर होती है और एक्स की 24 पर होती है। तो यहां पर देखिए 4 बढ़ाए गए, यहां पर भी 4 बढ़ाए, यहां पर 4 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया, 4 बढ़ाया गया। तो यहां पर जब 4 बढ़ाएंगे तो 28 आता है। 28 पर कौन सा लेटर होगा, लेकिन नहीं साथियों, 27 की बात करें तो ए होता है और 28 की बात करें तो बी होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर भी वही खेल है कि एच जो होता है वो 8 पर होता है, एन 14 पर होता है, एस 19 पर होता है, वाई 25 पर होता है, डी आपका 4 पर होता है। देख लीजिए साथियों कितना बढ़ाया गया है। यहां पर अगर बात करें, यहां पर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है, 6 बढ़ाया गया है। और यहां पर भी एक तरीके से यहां पर 5 बढ़ाया गया है, ठीक है ना। और यहां पर साथियों कितना बढ़ाया गया है, एक तरीके से 6 बढ़ाया गया है। और यहां पर कितना बढ़ाया गया है, यहां पर 5 बढ़ाया गया। तो अब साथियों 6 बढ़ाएंगे, जब इसमें 6 बढ़ाएंगे तो 10 आ जाता है। और 10 की अगर बात करें साथियों, 10 नंबर पर जे आ जाता है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि 48 है, यहां पर साथियों क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए 48 ने इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद साथियों 14 है, उसके बाद 22 है। तो अब आपको बताना है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहां पर कितना बड़ा है ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 4 बड़ा है, यहां पर कितना बड़ा है साथियों, 6 बड़ा है। तो यहां पर 4 बड़ा है, यहां पर 6 बड़ा है और यहां पर कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। तो आप देखिए 4 6 8 2 का पहाड़ा एक तरीके से। तो यहां पर कितना बढ़ जाएगा, मेरे हिसाब से 10 बढ़ जाना चाहिए। तो जब 22 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आता है साथियों, 32 आता है। देखिए क्या 32 कहीं ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथियों 32 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी वाले में। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। साथियों बिल्कुल शून्य से लेकर मैं आपको चल रहा हूं और शून्य से लेकर चल रहा हूं, लेकिन शिखर तक आपको पहुंचा दूंगा, यानी कि उस मुकाम तक मैं आपको पहुंचा दूंगा जिस मुकाम पर जाने के बाद सिलेक्शन होता है। मेरा टारगेट, मेरा मकसद यही है कि हर एक घर से एक सीट मिलना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में बच्चे को। चलिए तो
यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि पेंसिल है, रबर है, स्टेशनरी है, इसके संबंध को किस आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो देखिए स्टेशनरी का जो सामान होता है ना, उसके अंतर्गत पेंसिल भी आ जाती है, रबर भी आ जाती है, शॉर्पनर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है उसके अंतर्गत। तो मैं कहूंगा साथियों ये तो मैंने आपका बना दिया स्टेशनरी, ये मैंने आपकी बना दी पेंसिल और ये बना दी साथियों रबर, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो ऐसा आपको साथियों कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कथन की अगर बात करें, आपके सामने लिखा हुआ है कि सभी आदमी मृत हैं और रामू आदमी है। तो मैं कह सकता हूं कि रामू की जब हम बात करते हैं साथियों, तो रामू को क्या बताया गया है? रामू आदमी है ऐसा बताया गया है। तो हमने वो बना लिया, रामू जो है ना क्या हो जाएगा साथियों? आदमी हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक चीज कही गई थी कि सभी आदमी मृत हैं, यानी कि हमने ये भी बना लिया कि सभी आदमी क्या हो गए भैया? सभी आदमी मृत हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और देखिए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कोई आदमी मृत नहीं है, अरे भैया सभी आदमी मृत हैं, क्योंकि मृत के अंतर्गत आदमी आ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। रामू मृत है, बिल्कुल रामू किसके अंतर्गत है? एक तरीके से मृत के अंतर्गत है, तो यह आपका सही हो जाएगा। अगर कहा जाता कि आदमी मृत हैं तो वो भी सही हो जाता, ठीक है ना। सभी आदमी अमर हैं ऐसा तो कहीं कहीं नहीं गया है, सभी आदमी मृत हैं तो यह सही होता। रामू अमर नहीं है ऐसा भी कुछ नहीं है साथियों। तो कुल मिला के सही जवाब आपका जो होगा, सही तो आपका एक ही होगा चार में से, जो कौन सा होगा? जो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहां पर अगर बात करें, एक आदमी ने किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मान लीजिए इंसान अभी यहां पर है और 12 किलोमीटर चला जाता है ये उत्तर की तरफ। उसके बाद कहा गया है कि 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। बायां किधर होता है मैं आपको फिर से बता देता हूं। अगर ये आप हैं तो ये आपका अगर सीधा हाथ है ना, ये आपका सीधा हाथ है, तो ये क्या कहलाया जाएगा साथियों? ये आपका दायां कहलाया जाएगा। और जो उल्टा हाथ होता है ना, उल्टा हाथ साथियों, ये आपका बायां हाथ कहलाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब देखिए क्या कहा गया है कि अगर एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, वो 90 डिग्री बाएं घूमता है और थोड़ी दूर चलकर रुक जाता है। हमने इसको बाएं घुमाया, थोड़ी दूर चलकर हमने इसको रोक दिया। उसके बाद कहा गया कि यदि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी 13 किलोमीटर, यानी कि आरंभिक स्थान ये है और उसके बाद वाली दूरी ये है, यानी कि इसकी जो लंबाई दी गई है वो 13 दी गई है। यानी कि कुल मिला के इसकी लंबाई की अगर बात करें ना, इसकी लंबाई आपकी 12 है और इसकी लंबाई आपकी साथियों 13 है। तो उत्तर घूमने से पहले, यानी कि ये उत्तर घूमने से पहले के बाद कितनी लंबाई होगी? कुल मिला के साथियों इसकी लंबाई आपसे पूछी जा रही है। देखिए कभी भी आपके सामने साथियों तीन चीजें हों, अगर मान लीजिए साथियों ये आपका 13 दे दिया जाए, ये आपका 12 दे दिया जाए, तो ट्रिपलेट का रूल आपको मालूम होना चाहिए। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। यानी कि अगर देखिए इसमें से कोई भी अगर 2 दे दी जाए ना, तो तीसरी आप खुद मालूम कर ले जाओगे। 12 दे रखी है, 13 दे रखी है, तो ये जाहिर सी बात है 5 हो जाएगी। तो 5 हो जाएगी साथियों, ये 5 हो जाएगी। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, तो साथियों सबसे पहले ये किधर चल गया? ये सबसे पहले साथियों 25 फीट किधर चला? उत्तर की ओर चला। तो 25 फीट साथियों उत्तर की तरफ चला दिया गया। उसके बाद दाएं घूमता है और 40 फीट चलता है, तो दाएं घूमा साथियों, दायां इधर होगा और 40 फीट चलेगा। चलिए उसके बाद कहा गया कि फिर दाएं घूमता है, क्या? फिर दाएं घूमा और 45 फीट चला, तो साथियों 45 फीट हम इसको चला देंगे। दाएं घूमकर क्या 45 फीट चला। उसके बाद कहा गया कि फिर बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, तो फिर से साथियों ये बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है। उसके बाद कहा गया है कि फिर वह बाएं घूमता है और 20 फीट चलता है, मतलब फिर बाएं घूमा और फिर 20 फीट चला, तो बाएं घूमेगा तो यहां पर आ जाएगा और 20 चला जाएगा। अंततः वो अपनी दाएं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है। अपने दाएं ओर घूमा साथियों और कितना चला? 20 फीट चला। वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल से, यानी कि यहां से किस दिशा में है? तो यहां से किस दिशा? मैंने आपको चारों दिशाएं बताई थी, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। तो क्या कहा जाएगा? वो साथियों पूरब की दिशा है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्व की ओर जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि कौन वैसा ही है जैसे क्रिकेट,
और हॉकी और पोलो है। तो ये सारे के सारे एक तरीके से खेल हैं। क्या कलम एक खेल है? तो मैं कहूंगा नहीं। दिलीप ट्रॉफी भी नहीं है। खेल भी एक खेल तो ये तो हो ही नहीं सकता कुल मिला के। हाँ, लेकिन फुटबॉल एक खेल हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया सबसे सटीक उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि AZBY को जिस प्रकार DWEV लिखा जा सकता है तो उसी प्रकार HSIR को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें लेटर पोजीशनिंग करा लीजिए। ए की अगर जब हम बात करते हैं साथियों तो ए होता है आपका 1 पर, Z होता है 26 पर, B होता है 2 पर और Y होता है 25 पर। उसी प्रकार अगर बात करें D 4 पर होता है, W 23 पर होता है, E 5 पर होता है और V आपका 22 पर होता है। यहां पर देखिए साथियों 1 से 4 हुआ है यानी कि 3 बड़ा है, 26 से 23 हुआ यानी कि 3 घटा है, 2 से 5 हुआ यानी कि 3 बड़ा है और 25 से 22 हुआ यानी कि 3 घटा है। तो 3 बड़ा है 3 घटा है, 3 बड़ा है 3 घटा है, ऐसे चलेगा। ये होता है आपका 8 पर, इसमें 3 बढ़ाएंगे तो 11 आ जाएगा और 11 पर आता है साथियों के। 3 घटेगा ये होता है 19 पर यानी कि 16 आ जाएगा, 16 पर होता है साथियों पी। ये होता है 9 पर, 3 बढ़ेगा 12, 12 मतलब बोले तो साथियों एल यानी कि KPL कौन से ऑप्शन में है? KPL साथियों ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए देखिए 35 से यहां पर साथियों 69 हुआ है तो 52 से क्या होगा साथियों? 50 होगा, 52 होगा, 54 होगा या साथियों 56 होगा। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो फटाफट साथियों आंसर आप लोग करेंगे। क्या राइट आंसर आपका हो सकता है? यहां पर अगर बात करें ये 35 से 35 दूना, ऐसा करें 35 दूना 70 हो जाता और एक घटा दिया गया। 52 दूना तो साथियों बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में ही नहीं है। अगर हम इसको साथियों गुणा कर दे 5 तियां 15 और 15 तियां आपको 75 करके उसमें से कुछ संख्या माइनस कर दे, उसी प्रकार इसको जोड़ दे अगर, ठीक है। इसमें कितनी गुणा की थी? 5 तियां 15, 5 की गुणा की थी। अगर इसकी 5 की, हाँ ऐसा हो सकता है तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए सीरियसली तो 5 तियां आपका कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 तियां 15 हो जाएगा। इसकी गुणा साथियों किससे कराएंगे? तो ये आपका 75 आएगा और इसमें से साथियों कितना 75 आएगा और इसमें से साथियों 6 माइनस करेंगे तो ये संख्या आएगी। उसी प्रकार इसकी गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा। 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? एक तरीके से 50 आ जाएगा। तो 50 में से 6 माइनस करेंगे 44 आता है, ऑप्शन में नहीं, तो ये तरीका फ्लॉप हो जाएगा। अब और तरीका एक अगर बात करें तो इसको अगर जोड़े तो ये साथियों जोड़ने पर 8 आ जाएगा और 8 8 कितना होता है साथियों? 64 होता है। 64 और कितना जोड़ा गया है? एक तरीके से 5 जोड़ा गया है, कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। ऐसे ही साथियों इसको जोड़े अगर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा और 7 सत्ते साथियों कितना हो जाएगा? एक तरीके से 49 हो जाएगा। 5 इसमें जोड़ा तो 5 इसमें भी जोड़िए, इसमें 5 जोड़ेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? एक तरीके से 54 आपका आ जाएगा। क्या 54 ऑप्शन में कहीं पर है? तो बिल्कुल साथियों 54 ऑप्शन में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज दौड़ता है तो सबसे तेज किंतु टॉम से कम तेज कौन दौड़ता है? देखिए यहां पर कहा गया है कि राम जो है ना ये श्याम से कम तेज दौड़ता है, तो राम यहां पर बना लिया, ठीक है। राम जो है ना ये श्याम से कम तेज दौड़ता है तो राम ज्यादा तेज दौड़ता है, श्याम तेज दौड़ता है, राम उनसे कम तेज दौड़ता है। उसके बाद कहा गया है कि श्याम जो है ना श्याम ये लाल जितना ही तेज दौड़ता है, ठीक है। मतलब जितना तेज साथियों ये श्याम दौड़ता है उतना तेज ही साथियों लाल दौड़ता है। चलिए उसके बाद कहा तो सबसे तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है। देखिए यहां पर कुछ त्रुटियां, मेरे ख्याल से ये नहीं आएगा। यहां पर देखिए श्याम जो है ना श्याम लाल जितना ही तेज दौड़ता है तो श्याम लाल जितना ही तेज दौड़ता है और उससे कम तेज कौन दौड़ता है? राम दौड़ता है। इसके बाद कहा गया है कि किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, यानी कि ये जो श्याम लाल है ना ये टॉम से कम तेज दौड़ते हैं, तो टॉम साथियों कह सकते हैं कि सबसे तेज दौड़ता है टॉम। चलिए अब उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा था कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज इसमें से कौन दौड़ता है? टॉम दौड़ता है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि टॉम के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए अब इसका सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। चलिए तो बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? और वीडियो को अगर आपने लाइक न किया हो तो वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन की तरफ साथियों बढ़ जाइए। यहां पर अगर बात करें लिखा हुआ है कि 6 मित्र हैं ABCDEF हैं, ये उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे, बिल्कुल बैठे हैं। सी की अगर बात करें सी बीच में है ए और यानी कि ए और ई के बीच में है सी, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है साथियों, ये कुछ नहीं है। तो कुल मिला के सबसे पहले हम 6 लोगों की यहां पर एक जगह बना लेते हैं। 6 लोगों की 1 2 3
4 5 6, ये 6 लोग हो गए। कहा गया है, क्या कहा गया है कि सब उत्तर की तरफ मुंह देखकर बैठते, ठीक है। सी बीच में बैठा है ए और ई के। अब हम यहां पर तो साथियों दो चीजें फिर हमें बनाना पड़ेंगी, अभी रुक जाइए इसको लिखने को। उसके बाद कहा गया है कि बी जो है ना, बी ये ई के निकटतम दाएं पर बैठा है, यानी कि बी जो है साथियों, बी ये ई के निकटतम दाएं, ई का दायां इधर ही तो होगा, यानी कि ई के दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। उसके बाद कहा गया है कि बी जो है ना, ये ई के निकटतम दाएं बैठा है, लेकिन डी के बाएं बैठा है, तो डी के साथियों ये बाएं बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा, डी के ये बाएं बैठ जाएगा, तो ई भी हो गया, ई भी हो गया, बी भी हो गया, डी भी हो गया, 3 लोग आपने बैठा दिए। उसके बाद देखिए अब ऊपर वाला हम लिख सकते हैं या नहीं, कि सी जो है, सी बीच में बैठा है ए और ई के। देखिए ई यहां पर है, ए यहां पर होगा, तो जाहिर सी बात है सी बीच में होगा। अब इतना बैठा दिया, अब बचा क्या है साथियों, देखिए ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन बैठेगा, यहां पर आपका एफ बैठेगा, ठीक है ना, यहां पर आपका एफ बैठेगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए क्या कहा गया है कि डी के दाएं यहां तक कर लिया था। उसके बाद कहा गया इफ दाएं छोर पर नहीं बैठा है, बहुत सही, तो यहां पर ये नहीं बैठेगा, हमें एक नंबर यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिला के जब इसको कट कर देंगे तो यहां पर नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो जब साथियों इफ दाएं छोर पर नहीं बैठा है, तो हो सकता हो ये बाएं छोर पर बैठा हो, ठीक है। बाएं छोर पर कौन है, कुल मिला के ये आपसे पूछा जा रहा है, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले हिंदी की हमने बात की, हिंदी के साथियों हम लोगों ने देखे 37 क्वेश्चन। उसके बाद साथियों जीएस के हम लोगों ने कितने देखे, जीएस के हम लोगों ने 38 क्वेश्चन देखिए। अगर बात करें साथियों रीजनिंग के हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे थे, अभी 20 क्वेश्चन देखेंगे, और मैथ के भी हम लोगों कितने क्वेश्चन देखेंगे, टोटल मिलाकर साथियों 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो कुल मिला के साथियों 115 क्वेश्चन यहां तक हम लोग देखेंगे। वैसे आते 150 से 115 देखेंगे, लेकिन अगर रीजनिंग के मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए ना 55 के 55, तो फिर साथियों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपके लिए। चलिए तो मैथ का अब यहां से साथियों शुरू हो चुका है। मैथ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि, और बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहां पर समझाऊंगा, पूरी मैथ बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे। चलिए तो किसी संख्या के 2/5 भाग का 1/3 का 1/4 15 है, ठीक है। उस संख्या का 40% क्या होगा, तो वो संख्या पहले निकाल लो। मान लेते वो संख्या x है। देखिए का मतलब या के का मतलब होता है गुणा का निशान लगा दो। तो किसी संख्या का 2/5 है, तो x का 2/5, का की जगह पर गुणा लगा दिया। उसके बाद कहा गया है कि किसी संख्या के 2/5 भाग के, फिर आ गया के, तो फिर इसकी जगह पर गुणा लगा दो। के 1/3, तो फिर 1/3 यहां पर लिख दिया जाएगा, और फिर 1/3 का 1/4, तो फिर का आ गया, फिर गुणा लगा दो। 1/4 लिखा, 1/4 लगा दो, यानी कि जो ऐसा ऐसा है और 1/4 है, ये 15 है। तो बराबर मतलब क्या आएगा, बराबर में 15 आएगा। तो x का मान निकालना है आपको साथियों। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इस 2 से साथियों 4 जाएगा, तो 2 नीचे बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ऊपर क्या है, 1 1 1 है, ऊपर मतलब 1 है कुल मिला के, और नीचे क्या है, 5 तियां 15 15, और साथियों कितना है, 15 दूना 30 है। तो कुल मिला के देखिए इन सब की गुणा जब इधर हो जाएगी ना, तो 15 गुणा आपका क्या हो जाएगा, 15 गुणा 30 हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। तो कहा जा सकता है कि 15 तियां आपका 45 होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 450 आ जाएगा। अब उसके बाद कहा गया था कि इस संख्या का 40% कितना होगा, यानी कि 450 का 40% कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 45 चौक की अगर बात करते हैं, देखिए 45 दूना 90 होता है, और 90 दूना कितना होता है, 180 होता है। तो कह सकता हूं कि 45 चौक साथियों 190 होता है, सॉरी 180 होता है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि 180 के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है साथियों, औसत 40 है। अब देखिए 100 छात्र हैं और कहा गया है कि इन 100 छात्रों का प्राप्तांक औसत कितना है, यानी कि औसत कितना है, 40 है। तो जब 100 छात्र हैं और
हर एक बंदे को कितना, हर एक छात्र को कितना साथियों प्राप्तांक है, उसका 40 है। तो मैं कह सकता हूं कि 40 और 100 की गुणा करा लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि उन सभी छात्रों का योग कितना है, अंकों का योग कितना है, तो वो 400 निकल कर आया। ठीक है ना। उसके बाद कहा गया है कि बाद में पता चलता है कि एक छात्र के प्राप्तांक 53 के स्थान पर 83 जोड़ दिए गए, यानी कि इसमें जो है ना 53 जोड़ना था लेकिन 83 जोड़ दिए गए। तो अब देखिए साथियों कितना अधिक हमने जोड़ा है। चलिए कितना अधिक जोड़ा है साथियों, ये एक बार देख लीजिए। 3 में से 3 गया 0 और यहां पर 3, यानी कि इसमें मैं कह सकता हूं इसमें 30 एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ठीक है, तो 30 इसमें से घटा लीजिए, जब 30 घटाएंगे तो 3970 बचेगा। तो अब असल में योग ये है और 100 बच्चे थे, तो मैं कह सकता हूं कि औसत, अब सही औसत क्या होगा, तो सही औसत साथियों ये होगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हटेगा साथियों, पॉइंट यहां पर लग जाएगा, यानी कि जो सही औसत कहलाएगा वो सही औसत साथियों आपसे पूछा गया था। तो सही औसत आपका क्या जाएगा, 39.7 जाएगा। क्या 39.7 साथियों ऑप्शन में है, तो बिल्कुल होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक छतरी का अंकित मूल्य कितना है। क्या बताया गया साथियों, एक छतरी का अंकित मूल्य 162 है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 135 है। तो बट्टे की दर क्या है साथियों, एक तरीके से बात करें, यानी कि छतरी पर लिखा है 162 रुपए की छतरी है, लेकिन बेचा जाता है उसको 135 में, तो कितनी छूट उसको दी जाती है, तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा। 162 में से 135 घटाना पड़ेगा। तो जब ये घटाएंगे 12 में से 5 जाएगा साथियों, 7 बचेगा, 15 में से 13 जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 27 यहां पर साथियों आ जाएगा। चलिए, तो 27 की छूट दी गई है, इसको देख लेते हैं प्रतिशत में बदलकर। यहां पर अगर साथियों बात करें क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य यहां पर आ जाएगा, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 छंग आपके 54 हो जाएंगे, यानी कि 100/6 अब आपके सामने यहां पर आता है। तो 100/6 अगर बात करें 2 से कट करेंगे तो ऊपर 50 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। अब कैसे बदलेंगे, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, 2 बचेगा, ये 20 हो जाएगा, और 3 छंग आपका 18 हो जाएगा। अभी भी कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों कितने बट्टे की दर, तो साथियों कुल मिला के 16 सही, 2/3% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 10 वर्ष पहले, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के मैंने जो अभी आपका एग्जाम हुआ था ना, ये उसकी एक तरीके से नस है, ये क्वेश्चंस उसका पहला पड़ाव है। अगर इन क्वेश्चंस को आप नहीं करते हो तो उसकी नस को ही आप नहीं पकड़ पाओगे। बस क्या किया गया है, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया है हर एक क्वेश्चंस को, और वो धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ा दूंगा, उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा जिस मुकाम पर अभी आपको होना चाहिए था। चलिए, 10 वर्ष पहले सचिन और अरुण, मान लेते हैं साथियों 2 लोग हैं, एक तो सचिन है और एक कौन है, एक अरुण है। तो 10 वर्ष पहले सचिन और अरुण की आयु से 2 गुना था। क्या सचिन की आयु अरुण की आयु से 2 गुनी थी, यानी कि साथियों मैं कह सकता हूं अगर 2 गुना इसकी आयु थी तो 1 गुना इसकी आयु थी, ये कहा गया है। ठीक है ना। उसके बाद लेकिन ये साथियों 10 वर्ष पहले की आयु है, वर्तमान आयु बनाने के लिए इसमें 10 प्लस कर दो, इसमें 10 प्लस कर दो, तो मैं कह सकता हूं ये अरुण की वर्तमान आयु है, ये सचिन की वर्तमान आयु है। अच्छा, उसके बाद कहा गया है कि यदि 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष हो जाती है, सचिन की आयु अभी तो है साथियों 2x + 10, कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाती है, 40 हो जाती है। तो जरा इसमें 10 जोड़ो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। अरुण की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, पहले सचिन की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो 2x + 20 = 40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये 20 इसमें 40 में से घटेगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि 2x = 20 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 20/2, यानी कि 10 आ जाएगा कुल मिला के। तो मैं कह सकता हूं साथियों, देखिए अब x बराबर ये निकल गया, और ये अरुण की वर्तमान आयु है, ये सचिन की वर्तमान आयु है। तो x बराबर जब 10 है और 10 इसमें और जोड़ेंगे, यानी कि 20 वर्ष ये क्या हो जाएगी साथियों, ये अरुण की वर्तमान आयु आ जाएगी। और 20 वर्ष साथियों कौन से ऑप्शन में है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है। अगर आपसे पूछी जाती है सचिन की वर्तमान आयु क्या है, तो 1x = 10 है, 2x = 20 हो जाएगा, प्लस इसमें 10 ऐड होगा, यानी कि 30 की अगर बात करें 30 वर्ष साथियों किसकी आयु हो जाएगी, सचिन की आयु हो जाएगी। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2.5 माइनस 1 सही 2.5। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा और सही तरीके से लिख दूं। देखिए 2.5 माइनस एक बटे में क्या है साथियों, 2.5 है, 2.5 है। चलिए अच्छा, उसके बटे में भी कुछ नंबर है, क्या लिखा हुआ है 0.75 प्लस 5 जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, और पॉइंट में है ये भी, और यहां पर क्या है माइनस 325 है। चलिए तो जब हम बात करते हैं कि इन दोनों नंबर को अगर हम जोड़े ना तो कितना आता है एक बार देख लीजिए, 0.50 0.75 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 1.25 आ जाएगा। तो जब यहां पर 1.25 आ गया, देखिए साथियों नीचे आपका आ जाएगा 1.25 और ऊपर क्या है 25 है, 2.5 है, 2.5 है। इस पॉइंट से अगर बात करें हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 नंबर के बाद लगा ना तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर अब आपका रह गया 250 और नीचे आपका रह गया साथियों 125। अब अगर बात करें साथियों इसको अगर हम कट करें ना तो 125 एक 125, 125 दूना 250, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब 325 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 323 बचेगा। तो इसकी जगह पर 323 आपका आ गया, किसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर साथियों, इस पूरे की जगह पर क्या आ गया 323 आ गया, यानी कि 2.5 माइनस 1/323। चलिए तो अब इसको सॉल्व तो बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है ना, बहुत आराम से कर लोगे। देखिए 323 की गुणा 2.5 से करा लीजिए पहले, तो 323 की गुणा साथियों 2.5 से करा लीजिए, 25 से करा लीजिए, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूना आपका 10 और 11 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 1 16 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो ये कुल मिला के साथियों 8 आपका आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ साथियों, देखिए अब पॉइंट भी तो लगा था ना, पॉइंट भी तो लगा था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कि 807.5 आपका आ जाएगा। तो जब इसकी गुणा इससे कराई, इसकी गुणा इससे कराई तो कितना आया, 807.5 आया, माइनस 1 और बटे में कितना रहेगा, बटे में तो साथियों यही 323 ही रहेगा, ठीक है। अब 807.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 806.5 आ जाएगा, बटे में 323 आ जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लिख लें, ऊपर क्या है 806, नीचे 323, 806 323, 806 806 323 और 0.5 था तो हमने ये बढ़ा लिया। अब इस जीरो को हटा, इस पॉइंट को हटाकर नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। अब अगर बात करें, अब इसको साथियों 5 से एक बार कट करके देखते हैं, 5 से कट करके देखते हैं, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 एकम 5, 5 तियां 15। इसको कट करो साथियों, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 चौक आपका 20, 5 छंग 30 हो जाएगा। फिर से 5 से कट करो इसको, 5 तियां 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और फिर ये 5 से अब नहीं कटेगा साथियों, अब कैसे कट जाएगा, अब इसको किसी और से कट करें, किसी और से, देखिए 3 से कट करते हैं, 3 पंजे आपका 15 हो जाएगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये साथियों 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब हमें जो है ना वो डायरेक्ट साथियों काटना पड़ेगा, डायरेक्ट अब हमें यहां पर साथियों काटना पड़ेगा। तो 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं, ऐसा करो साथियों, देखो ये इसका लगभग कितने गुना लग रहा है, 3 गुने से कम लग रहा है, क्योंकि 6 तियां 18 होते हैं, 1800 होना चाहिए था। तो कुल मिला के 3 से जब कम लग रहा है और थोड़ा ही कम लग रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। 6 की गुणा 1 से करेंगे तो साथियों ज्यादा 800 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 646 की गुणा जब 2.5 से करोगे ना तो ये साथियों आ सकता है। तो इसलिए ऑप्शन की मदद से करोगे, समय भी आपका बच जाएगा और ट्रिक से भी आपका एक तरीके से हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दो चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्या कि क्रय मूल्य क्या होता है और साथियों विक्रय मूल्य क्या होता है, क्या विक्रय मूल्य क्या होता है। देखिए जब आपने किसी भी चीज को खरीदा 25 रुपए में तो आपका ये तो क्रय मूल्य कहलाया जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति ने बेचा 25 रुपए में दुकानदार ने तो ये उसका विक्रय मूल्य कहलाया जाएगा, ठीक है ना। और कुल मिला के एक बात मैं आपको और बतला देता हूं, मान लीजिए कोई चीज आपने 20 रुपए में खरीदी,
ठीक है ना, और साथियों उसको 25 रुपए में आपने बेच दी, मतलब 20 रुपए में क्रय की और 20 रुपए में विक्रय की, तो कुल मिला के आपको 5 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन पूछा जाए कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, तो 5 गुणा में 100 लग जाएगा और नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा, यानी कि खरीदने वाला मूल्य आएगा, तो नीचे क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों इससे ये कट जाएगा, यानी कि 25% का आपको फायदा होगा जब आप 20 रुपए में कोई चीज खरीदेंगे और 25 रुपए में उसको बेचेंगे। खैर अब हम लोग चलते हैं साथियों इस प्रश्न की तरफ कि कोई व्यक्ति साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है, 1400 रुपए में साथियों उसने खरीदा और 15% की हानि पर बेच दिया, तो जाहिर सी बात है साथियों उसने इसको 85% में बेचा होगा। तो 85% बोले तो 85/100। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो आपके कैंसिल हो गए, तो अब 14 की गुणा साथियों 85 से कर दो। चलिए 4 पंजे आपके 20 हो जाएंगे, 5 एकम 5 और 2 साथियों 7 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे, 8 एकम 8 और 3 आपके 11 हो जाएंगे, 0 लग जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा 1190 होगा। यानी कि 1400 रुपए में अगर आपने एक साइकिल को खरीदा है और उसको 15% की हानि पर बेच रहे हो, यानी कि उसको 85% में बेच रहे हो, तो उसको 1190 में साथियों बेचा जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के 0.000441 का मान आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है और यहां पर एक चीज की कमी है वो मैं आपको साथियों बतला देता हूं। यहां पर टाइपिस्ट जो है ना साथियों वो अंडर रूट लगाना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए तभी तो हो पाएगा जब अंडर रूट यहां पर लगेगा। अब अगर बात करें साथियों यहां पर कैसे इसको होगा, देखिए कैसे क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है साथियों 0.000 और 441 लिखा है। इसको देखकर हमें इतनी बात तो समझ में आ गई क्या कि 21 का स्क्वायर होता है साथियों 441। चलिए अब आपको एक रूल भी पता होगा कि जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है ना साथियों, इस पॉइंट को हटा दो और एक लगा के जितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है उतने जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो यहां पर कुल मिला के बढ़ जाएंगे। चलिए अब अंडर रूट में साथियों कितना आ गया है, अब अंडर रूट में 441 आ गया है और नीचे क्या आ गया है साथियों, एक तरीके से अगर बात करें 6 जीरो आ गए 1 लग के। चलिए ये आ गया। अब यहां पर अंडर रूट में इतना लिखा जा सकता है कि देखिए 441 का ये स्क्वायर है तो 21 गुणा 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी अगर बात करें इसको साथियों 1000 गुणा 1000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1000 का ही स्क्वायर है नीचे वाली संख्या। अब अंडर रूट में अगर कोई डबल चीजें होती है ना, डबल डबल दो दो बार लिखी हुई सेम में गुणा में, तो वो एक बार लिख लेते हैं, अंडर रूट हट जाता है, तो 21 आ जाएगा निकल कर बाहर और 1000 यहां पर साथियों निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको और अगर सॉल्व करें तो नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 3 संख्या के बाद ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या और ये लग गया आपका पॉइंट, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो 0.021 के साथ जाएगा। और ऐसा देखिए कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि अगर 0.111 का वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी जगह पर 1/9 लिख सकते हैं, तो 0.444 किसके बराबर होगा बताइए। देखिए अब हमें ये दिया गया है और ये दिया गया है, तो कुछ ऐसी जुगाड़ हमें बनाना होगी कि इसकी जगह पर इसको कैलकुलेट करके कुछ ये संख्या आ जाए, और जब ये संख्या आ जाए तो इसकी जगह पर हम ये लग रख दें। ठीक है, तो देख लीजिए साथियों कैसे हो सकता है कि 0.444 है ना साथियों, तो इसमें से 4 एक बार कॉमन ले लो, तो जब 4 कॉमन ले लोगे अंदर क्या बच जाएगा 0.111 ये बच जाएगा। अब 0.111 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, तो 4 जैसा लिखा वैसे लिख लेंगे, गुणा साथियों 0.111 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/9 दे रखी है, तो 1/9 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 और बटे में 9 आ जाएगी, यानी कि कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो 4/9 के साथ जाएगा। और 4/9 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए किसी संख्या के वर्ग का, तो हम किसी संख्या का मान लिया, ये आपका वर्ग मान लिया, किसी संख्या के वर्ग का लिखा है तो साथियों गुणा आ जाएगा और 3/5 आ जाएगा। कहा गया है किसी संख्या के वर्ग का 3/5, ये जो है ना ये 126.15 है, ये एक बार पॉइंट लगना चाहिए, अनुपात किसने लगा दिया, तो मतलब एक संख्या का स्क्वायर का 3/5 जो है वो कितना है 126.15 है, तो वो संख्या क्या है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान आपको बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक
126.15 हो जाएगा और इस 5 की गुणा इससे हो जाएगी और इस 3 की भाग इससे हो जाएगी। तो गुणा में तो 5 आ जाएगा और भाग में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे साथियों, ऐसा काम या तो ऐसा काम करो कि इस पॉइंट को अभी ना हटाओ, 3 से कट करो। देखो कट होता है, 3 चौक आपका 12, 3 दूना आपका 6, पॉइंट जैसा लगा था वैसा लग गया, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो 42.5 की गुणा करा लो 5 से, यानी कि 42 5 की गुणा करा लो किससे, 5 से गुणा करा लो। चलिए 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और साथियों 1 आपका 21 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 212.5 यहां पर आ जाएगा। किसके बराबर में ये आएगा, ये एक्स स्क्वायर के बराबर में आएगा। जब एक्स स्क्वायर लगा है और इसके बराबर में ये है तो मैं कह सकता हूं कि ये संख्या किसी ना किसी की स्क्वायर होगी साथियों। तो अब ये साथियों देखिए 210 की तो स्क्वायर हो नहीं सकती और 75 की स्क्वायर भी नहीं हो सकती, क्योंकि 75 मेरे ख्याल से शायद 75 तिया के आसपास ही आएगा। ठीक है, 75 गुणा तो बहुत हो जाएगा, 145 गुणा 145 भी बहुत हो जाएगा। तो ये कुल मिला के मेरे हिसाब से साथियों 14.5 का स्क्वायर ही होगा। अरे भाई आप भूल गए हो कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है। क्यों, स्क्वायर लगा है यानी कि किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। अब एक बार ये भी करके देख लीजिए कि 114.5 की गुणा इतनी ही आएगी, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर 2 बराबर x प्लस 1/1 और उसके बराबर में ये जो प्लस है ना साथियों, ये यहां पर है एक तरीके से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पर आपको लिखकर बतला देता हूं एक तरीके से। 2 बराबर x प्लस 1/x 1/4। ठीक है, और 1/4 के प्लस में साथियों कौन सी संख्या लिखी है, 3, और 1/1 के प्लस में कौन सी संख्या लिखी हुई है, 1। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो भाई 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 और 1 आपका 13 हो जाएगा, 13/4 आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अब ये 4 साथियों ऊपर चला जाएगा, यहां से ये गायब हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 और 4 कितना होता है साथियों, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि अब यहां पर 17/13 आ जाएगा और ये 13 ऊपर चला जाएगा। तो अब आपके सामने जो आ गया है 2 बराबर x प्लस 13/17 यहां पर आ गया है, सॉरी 13/17 यहां पर कुल मिला के आ गया है। अब इसको भूल जाइए, इसको आप याद रखिए। अब यहां पर अगर बात करें ये कैसे होगा, देखिए भाई यहां पर अगर बात करें साथियों, अगर बात करें तो यहां पर x बराबर आपका 2 हो जाएगा और माइनस साथियों 13/17 हो जाएगा। ठीक है, 13/17 हो जाएगा, 17 दूना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, बटे में 17 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे साथियों तो 1 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा, यानी कि 21/17 साथियों x बराबर आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था, तो 21/17 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए दो संख्याओं का मासा कितना है, 8 है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक 8 है। तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो इसका लासा नहीं हो सकती है। यानी कि अगर एक संख्या साथियों यहां पर क्या दे रखा है, मासा दे रखा है कि अगर मासा 8 है तो इसमें से लासा साथियों क्या क्या हो सकता है, लासा क्या क्या हो सकता है, मासा का गुणज ही हो सकता है। क्या, मासा का गुणज ही लासा हो सकता है। तो मासा का गुणज ये भी है, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, ये भी गुणज है। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छंग आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये भी एक तरीके से गुणज है। 8 सत्ते 56 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये भी गुणज है, ये भी गुणज है, ये भी गुणज है। कुल मिला के ये 8 का कैसे गुणज है, जब ये 8 का गुणज नहीं है तो ये साथियों उसका लासा नहीं हो सकता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न मैं आपको जिस प्रकार से समझाना चाहता था उस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिए यदि दो संख्याओं का योग कितना है, 22 है। अब जो कहा गया है वो कर लो झट देसी। दो संख्याओं का योग बोला है ना, तो दो संख्याओं का योग कितना बोला है साथियों, 22 बोला है, तो 22 साथियों झट से कर लो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर उसके बाद कहें कि उनके वर्गों का योग, क्या कहा गया है साथियों, बहुत ध्यान से आपको देखना है कि उनके वर्गों का योग, तो ये साथियों क्या आ जाएगा, ये उनके वर्गों का योग आ जाएगा। चलिए उनके वर्गों का योग कितना बताया गया है, 404 बताया गया है। तो इतनी बात साथियों आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
दो संख्याओं का योग है साथियों 22 और उनके वर्गों का योग कितना है 404 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा इन दोनों का गुणनफल। अब यहां पर मुझे एक सूत्र याद आ गया, वो सूत्र आपको भी साथियों मालूम होना चाहिए। आपको सूत्र याद रखना है, कभी कभी इस सूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या कि कभी अगर साथियों x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, वैसे तो आपको दूसरा पता होगा, लेकिन x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर बराबर ये भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्या 2xy भी साथियों यहां पर होता है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए x प्लस वाई भी हमें दे रखा है 22 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हमें दे रखा है 404 है। हमें एक्स वाई का मान पता करना है, यानी कि x गुणा वाई का मान पता करना है, तो बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। x प्लस वाई का मान 22 है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान साथियों 404 है, तो 404 आ जाएगा। 2xy का मान हमें पता करना है, यानी कि xy का मान हमें पता करना है। अब 22 का स्क्वायर साथियों कितना होता है, ये यहां पर सबसे बड़ा सवाल है। तो 22 का स्क्वायर 444 होता है, तो 444 ये आ गया, बराबर की अगर बात करें 404 ये आ गया, और प्लस आपका 2xy यहां पर हो गया। देखिए अब 2xy ये आपका हो गया, बराबर ये आपका हो गया। 484 में से 404 माइनस करोगे तो कितना बचेगा साथियों, आपका 0 बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि कुल मिला के साथियों 2xy का मान 80 आ जाएगा। तो xy का मान कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है साथियों 40 आ जाएगा, क्योंकि जब इस 2 की भाग साथियों इससे होगी तो 40 आ जाएगा। तो पूछा गया था कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। संख्याओं को हमने माना था x और y, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है, यानी कि किसी संख्या का वो स्क्वायर भी है और किसी संख्या का साथियों वो घन भी है, तो कौन सी है बताइए, क्यूब भी है बताइए। देखिए मुझे एक ऐसी संख्या यहां पर लेना है, देखिए इसकी अगर बात करें, ये आपका 8 का स्क्वायर भी होता है, 8 8 64, और अगर 4 का क्यूब आपको करना हो तो 4 का क्यूब भी होता है, जाता है 64। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के मूल्य के वर्ग के कुल कितने सिक्के हैं साथियों, 1:2:3 के अनुपात में है। इसका मतलब ये होता है साथियों कि 50 पैसे के सिक्के अगर उसके 50 पैसे के सिक्का अगर उसके पास एक है, तो 25 पैसे के सिक्के उसके पास 2 होंगे और 10 पैसे के सिक्के उसके पास 3 होंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि यदि सिक्कों की कुल राशि जो है वो 6.5 रुपए है, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और सेम टू सेम साथियों 25 की जगह आपसे हो सकता है 50 पैसे लिख दे, मतलब इसी टाइप का एक तरीके से क्वेश्चन आता है, ये चीज चेंज की जाती है बस। चलिए, और ये अनुपात अगर हो सकता हो तो ये चेंज कर दिया जाता है। इसको कैसे करना मैं आपको बहुत आसान तरीका समझाता हूं। देखिए ये है आपका एक तरीके से x, ये है 2x, ये है 3x। तो ये आपने x लिख लिया, ये आपने 2x लिख लिया, ये आपने 3x लिख लिया। पहला स्टेप आपको ये करना है। उसके बाद 50 पैसे कहा गया है, यानी कि इसको हम 1/2 भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई ये 8 आना ही तो होता है, आधा 1/2, तो 1 तो ऊपर लिख दिया और 2 साथियों नीचे हो जाएगा। उसके बाद 25 पैसे हैं, यानी कि 1 रुपए में 25 पैसे कितने भाग होंगे, तो 4 भाग होंगे, तो इसको 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि 1/4, ऊपर 1 लिख दिया, नीचे 4 लिख देंगे। 10 यानी कि 1 रुपए में 10 पैसे के कितने भाग होंगे, 10 भाग होंगे, तो यहां पर 10 आ जाएगा। कुल मिला के इन सबको जब हम जोड़ते हैं ना, इनको प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो कुल राशि कितनी आ जाती है, 6.5 रुपए आ जाती है। तो 6.5 रुपए हमने लिख दी। अब इसको साथियों कैलकुलेट कर लो बस। तो इस दोस्त की अगर बात करें, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब x+2 प्लस x+2 ये हो जाएगा। तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है साथियों, एक बार 2 लिख सकते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस x, यानी कि 2x ऊपर हो जाएगा। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है 3x बटे यहां पर 10 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। अब एक काम करिए साथियों, यहां पर 10 है ना, इसको भी 10 बना लीजिए, काम आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको 10 कैसे बनाओगे, 5 से इसकी गुणा कर दो, 10 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 5 से इसकी भी गुणा करना पड़ेगी। तो अब 10 यहां पर है और 10 यहां पर है, यानी कि 10 एक बार लिखेंगे। ये आपका 10x है, ये आपका 3x है, तो कुल मिला के 13x हो जाएगा। और 13x बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। चलिए
अब अगर बात करें इस 10 की गुणा इससे हो जाएगी और इस 13 की भाग इससे हो जाएगी, तो क्या साथियों हमारे और आपके सामने आ जाएगा x बराबर 6.50 गुणा 10/13 आ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों इस पॉइंट को हटाएं, ऐसा करें इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, यानी कि अब ऊपर 65 है और नीचे 13 है, तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो कुल मिला के अगर बात करें x बराबर क्या निकलता है, x बराबर साथियों 5 निकलता है। अब देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा था कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है, तो 10 पैसे ये हैं और 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3x थी, तो x बराबर 5 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 15 हो जाएगा। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 रखा है, यानी कि अगर 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां होंगी। यदि इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हों तो अवयस्क विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये 3:2 लिखा है ना, तो इसको ऐसा करो 30:20 मान लो, यानी कि अगर लड़के 30 हैं तो लड़कियां 20 होंगी। तो जब लड़के 30 हैं मान लीजिए और इन 30 लड़कों का 20% की अगर बात करें, 20% लड़के कैसे हैं, वयस्क हैं, तो इनका 20% देखिए हो कितना जाएगा, इस जीरो से ये जीरो ये, यानी कि 6 की अगर बात करें 6 लड़के कैसे हैं, वयस्क हैं। चलिए 6 लड़के वयस्क हैं और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 20 हैं, तो इसका अगर 25% की अगर बात करते हैं साथियों कितना आ जाएगा, ये और ये हो जाएगा और ये कुल मिला के, यानी कुल मिला के 4 पंजे, तो 5 लड़कियां क्या हो जाएंगी, 5 लड़कियां आपकी वयस्क हो जाएंगी। चलिए तो उसके बाद क्या कहा गया है साथियों, देखिए तो हमें लड़कियां वयस्क हैं, लड़के वयस्क हैं 6 और लड़कियां वयस्क हैं 5, कुल मिला के साथियों 11 बच्चे यहां पर वयस्क हैं। तो अवयस्क विद्यार्थियों क्या लिखा हुआ, अवयस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत होंगे, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो साथियों कुल मिला के ऐसा करो, इसको ज्यादा थोड़ा सा लो, ये 30 और 20 का अनुपात में लिया है ना, इसको 60 और 40 के अनुपात में लो। एक काम करो साथियों, ठीक है, तो इसको ऐसा कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर साथियों इसकी बात करें, अभी हमने इसको 10 से गुणा की थी, अब हम इसको 20 से गुणा करेंगे, तो 20 से गुणा करोगे ये तो आपका 60 हो जाएगा, 20 से गुणा करोगे ये आपका 40 हो जाएगा। जब इसको कट करोगे ना तो 3:2 ही आ जाएगा। अब देखिए अगर 60 लड़के हैं और 20% बोले तो 20/100, ठीक है, और ये कितने लोग हैं, ये जो लोग निकल कर आएंगे साथियों, ये एक तरीके से वयस्क लोग निकल कर आएंगे। चलिए, और लड़कियों की अगर बात करें, लड़कियां 40 है और लड़कियों के 25% लड़कियां क्या हैं, लड़कियां वयस्क हैं, तो ये क्या निकल कर आएंगी, वयस्क लड़कियां निकल कर आएंगी। चलिए तो इसको अगर कट करें साथियों 5 आ जाएगा, यहां पर कुल मिला के 12 आ जाएगा, 12 वयस्क लड़के हैं और इसकी अगर बात करें 10 लड़कियां वयस्क हैं, तो कुल मिला के साथियों देखिए 12 और 10 आपका कितना हो जाएंगी, यानी कि 22 बच्चे क्या हैं, 22 बच्चे साथियों वयस्क हैं। चलिए जब 22 बच्चे वयस्क हैं और टोटल बच्चे कितने, टोटल बच्चे लोग साथियों 100 हैं, तो जब 22 बच्चे साथियों वयस्क हैं तो अवयस्क जाहिर सी बात है इन दोनों का माइनस करा दो, क्या आएगा 78 आएगा। तो 78 बच्चे जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, वो साथियों अवयस्क ही तो होंगे एक तरीके से। तो 78 आपका साथियों राइट आंसर आ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 58,241 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से विभाजित हो जाए, आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या ये साथियों 9 से विभाजित हो रही है, देख लेते हैं एक बार। 9 से विभाजित हो रही है, 9 पंजे 45, 9 छंग आपके 54 हो जाएंगे, 4 जाएगा 42 हो जाएगा, 9 चौक आपके 36 हो जाएंगे, 36 की बात करें 6 हो जाएगा, ठीक है, 9 सत्ते आपके 63 होता है, 1 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर बात करें ये 11 है, इसको अगर हमें 9 से काटना होगा तो इसको हम क्या बनाएंगे, 18 बनाएंगे। तो 18 बनाने के लिए साथियों हमें इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा। तो जब इस संख्या में, अब बात यहां पर समझ में आ गई होगी आपको, जब इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो अगर इस संख्या में साथियों 7 संख्या जोड़ी जाए तो वो 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, तो 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 41 की जगह जब साथियों 58 2 48 हो जाएगा ना,
तो ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है। यदि बी एक कार्य को अकेले 12 दिनों में कर सकता है, तब दोनों मिलकर कार्य पूरा करने में कितने दिन लेंगे। देखिए 2 लोग हैं यहाँ पर, ए है और बी है। कहा गया है कि ए की कार्यक्षमता जो है ना, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 2 गुनी है। तो अगर साथियों ये 2 काम करता है तो ये 1 काम करता है, यानी कि क्षमता की बात की गई यहाँ पर। अगर ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, तो इसके समय की अगर बात करें ना, दिनों की बात करें, तो यहाँ पर 1:2 हो जाएगा। बिल्कुल क्षमता का उल्टा समय का अनुपात होता है, ठीक है ना। यानी कि ए जितने एक दिन में अगर 2 काम करता है, तो बी 2 दिन में 1 काम करेगा, इसका ये मतलब होगा। तो अब तो हमें साथियों पता चल गया क्या, कि ए एक दिन में साथियों, अच्छा यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि बी एक कार्य को 12 दिनों में करता है, लेकिन यहाँ पर तो साथियों 2 है, लेकिन बी करता है साथियों 12 दिनों में। तो 2x बराबर कितना आ गया साथियों, 12 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 एकम 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए एक काम को 6 दिन में करता है। क्या ए एक काम को 6 दिन में करता है और बी एक काम को 12 दिन में करता है। पूछा गया है कि तब दोनों मिलकर कार्य पूरा करें तो कितने दिन लगेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहां पर 12 ले लो, एक ऐसा नंबर जो 6 के पहाड़े में भी आए और 12 के भी पहाड़े में आए। तो 6 कम 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है और टोटल काम 12 है। तो जब टोटल काम 12 है और दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो ये टोटल काम 4 दिन में ही तो समाप्त होगा। तो 4 आपका आंसर है, बिल्कुल ऐसा साथियों ऑप्शन नंबर डी में, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उम्मीद करता हूं, देखिए यहां पर सीधा सीधा ये नहीं दे रखा था कि ए 6 दिन में कोई काम करता है, बी 12 दिन में कोई काम करता है। यहां पर उसकी कार्यक्षमता दे रखी थी। तो सबसे पहले हमने कार्यक्षमता ली, और समय उल्टा होता है क्षमता का। तो 2/1 क्षमता है, तो समय 1/2 हो जाएगा। और यह भी कहा गया कि बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 2x की वैल्यू क्या है, 12 है, तो 1x की वैल्यू 6 हो जाएगी, 2x की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका साथियों क्या हो सकता है, बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें, किसी संख्या को 2 गुना करके, किसी संख्या को 2 गुना तो ऐसे ही किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, किसी संख्या को 2 गुना तो ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो उसमें 9 जोड़ दिया। अब 9 जोड़ा जाता है इस प्रकार, प्राप्त संख्या तो ये हो गई। प्राप्त संख्या का 3 गुना, यानी कि प्राप्त संख्या का मतलब गुणा 3 गुना 75 के बराबर, यानी कि इसकी जब 3 से गुणा करेंगे तो 75 आएगा। वो संख्या कौन सी, यानी कि x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 की 2x से गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, प्लस 9 की 3 से गुणा करेंगे 9 3 27 हो जाएगा, बराबर कितना चल रहा है, 75 चल रहा है। 6x अगर बात करेंगे साथियों, 75 माइनस 27 हो जाएगा। तो 75 माइनस 27 साथियों किसके बराबर आएगा, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 भाग देंगे ना ये वाला, तो 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, 8 के साथ जाएगा, क्योंकि कौन सी संख्या है, तो ये संख्या पूछी जा रही थी, ये संख्या क्या होगी, 8 होगी। अच्छा अब अगर यहां पर 8 रखोगे ना, 8 और 2, 8 दूना 16, 16 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 तियां कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। तो बात आपकी वही आ रही है। 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पहले की बात चल रही है। 2 लोग हैं यहाँ पर, एक तो नम्रता है और एक कौन है, दिव्या है। कहा जा रहा है कि नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी, यानी कि दिव्या की आयु जितनी थी उसकी आधी, दिव्या की आयु की आधी साथियों नम्रता की आयु थी। तो कह सकते हैं अगर मान लीजिए इसकी 2x आयु थी तो इसकी 1x आयु होगी। इसकी आधी तो है ना, नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी, हो गया। लेकिन ये 10 वर्ष पहले थी। उसके बाद लिखा हुआ है कि यदि आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। यानी कि पहले तो वर्तमान आयु निकालिए दोनों की कितनी कितनी है। देखिए ये 10 वर्ष पहले की आयु थी, तो जाहिर सी बात है कि आज की इसकी आयु कितनी होगी, x + 10 होगी, और दिव्या की आज की आयु कितनी होगी, 2x + 10 होगी। ये तो वर्तमान आयु निकल गई। अच्छा यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 देखा है। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं कि x + 10 बटे 2x + 10, ठीक है। और इनका जो अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 3:4, यानी कि 3/4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 4 की x से होगी तो 4x आ जाएगा, बिल्कुल। 4 की 10 से होगी साथियों क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा।
3 की 2x से होगी तो 6 आ जाएगा, 6x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बराबर आएगा, यहाँ पर 6x आ जाएगा और यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब अगर बात करें 6x में से माइनस करेंगे 4x को, और साथियों यहाँ पर अगर बात करें 40 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 2x बराबर कितना बचेगा, 10 बचेगा, और x बराबर कितना बचेगा, 5 बचेगा। चलिए, तो उनकी वर्तमान आयु देखिए, वर्तमान आयु तो उनकी ये है, ये वर्तमान आयु है और ये दिव्या की आयु है। तो जब साथियों मैं कह सकता हूं कि नम्रता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x बराबर 5 है और नम्रता की वर्तमान आयु x प्लस 10 है, तो 15 मैं कह सकता हूं बिल्कुल। इसकी अगर बात करें साथियों, दिव्या की वर्तमान आयु की बात करें तो 2x यानी कि 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग आपसे पूछा जा रहा है, 15 और 20 बच्चा बच्चा जानता है 35 होता है, तो दोनों की आयु का योग क्या होगा, 35 वर्ष होगा। और 35 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं। मान लीजिए साथियों, ये आपका एक पुल है, मैं यहां पर बना के दिखा देता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पुल हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी लंबाई कितनी है साथियों, 1200 मीटर इसकी लंबाई है, तो 1200 मीटर लंबाई का एक पुल है और दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि एक दूसरे की ओर, मान लीजिए ये जो आता है ना साथियों, ये 5 मीटर प्रति मिनट की चाल से आता है, ठीक है, ये चालहीन है, और ये 10 मीटर प्रति चाल से आता है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वो कितने समय में एक साथ आएंगे, या दोनों लोग कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। तो समय आपसे पूछा जा रहा, मैं आपको 10 बार बता चुका हूं कि समय बराबर होता है साथियों दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी तो यहां पर दे रखी है, दूरी 1200 मीटर है, दूरी 1200 मीटर है। चाल क्या हो जाएगी, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाएंगी, यानी कि 5 मीटर 10 मीटर, तो साथियों 15 मीटर आ जाएगी। इसको कट करेंगे, 15 कम 15, 15 अट्ठे होता है 120 और जीरो लगा, जीरो आपका लग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों, समय कितना आएगा, समय आपका आएगा साथियों 80 मिनट। 80 मिनट समय आएगा, जो कौन से ऑप्शन में है साथियों, 80 मिनट आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कैसा लगा साथियों, आपको एक फुल मॉक टेस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का। इसमें मैथ के क्वेश्चंस पूरे थे, लेकिन रीजनिंग के साथियों पूरे क्वेश्चंस नहीं हुए। लेकिन अगर पूरे कराता तो बहुत समय आपका चला जाता है, लेकिन कोई बात नहीं साथियों, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के आपने देखे। अगर आप देखिए वाकई में इस बार वर्दी लेना चाहते हैं और आप आसानी से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए क्रैश कोर्स बनाया है। अगर एग्जाम से पहले पहले आप उस पूरे कोर्स को देख लेते हैं साथियों, तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम क्रैक करने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और वह बिल्कुल निशुल्क साथियों एक तरीके से कोर्स है, उसमें कुछ मॉक टेस्ट है पूरे पूरे। एक वीडियो में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी सब कुछ मिलेगा आपको। तो उसका लिंक मैंने आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यूपी पुलिस प्लेलिस्ट करके वहां पर लिंक होगा, उसको क्लिक करेंगे, सारी वीडियोस यूट्यूब की आपके सामने ओपन हो जाएंगी। एक एक को करके साथियों बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से उनको देख लेना। अगर चाहना तो नोट्स भी उनके बना लेना और मल्टीपल टाइम साथियों उसको रिवीजन कर लेना। बहुत अच्छा आपका एग्जाम हो जाएगा और तैयारी भी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग उसमें कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और उसके अलावा साथियों अपने 2 से 4 मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ये मैं आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।